अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम यासिर करीम है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अपकमिंग जो सीट्स हैं लेक्चरशिप इकोनॉमिक्स की उसके हवाले से बात करना है। टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है अक्टूबर के लास्ट वीक में जो ये टेस्ट हैं ये स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कुछ अपनी प्रोफाइल के बारे में और कुछ आपसे मोटिवेशनल बातें करनी हैं कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी मेहनत कंसिस्टेंसी से ये टेस्ट आप लोग पास कर सकते हैं। मैं अपनी प्रोफाइल आपको बताता हूँ। मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम ईयर 2000 में पास किया। मेरी 3 सप्लीज़ थी और बड़ी मुश्किल से 52% मार्क्स लेके मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम क्लियर किया। आफ्टर दैट मैंने एफए किया और उसमें मैंने मेरी गुड लक है कि इकोनॉमिक्स रखी और जो एफए का एग्ज़ाम है वो 58% मार्क्स से पास किया। मींस 2 सेकंड डिवीजन्स मेरी यहाँ तक हो चुकी थी। देन बीए में भी मैंने इकोनॉमिक्स रखी। मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है, एमर्सन कॉलेज से मैंने बीए किया। मेरे टीचर्स की मेहरबानी और उनकी शफ़क़त, डॉक्टर फरीद शरीफ फारूकी, प्रोफेसर नियाज़ अहमद सिंधु मरहूम, इन लोगों ने बीए में बड़ी मेहनत से पढ़ाया हमें। बीए में लकीली मैंने थोड़ी सी मेहनत की और 71% मार्क्स ले लिए। आफ्टर दैट मैंने एमएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से 73% मार्क्स से ब्रॉन्ज मेडल कह लें, 3rd पोजीशन ले ली डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं कोई लाइक स्टूडेंट नहीं था। मैंने मैट्रिक में 3 सप्लीज़ लिए हैं। एफए में मेरे पास मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं, बीए में मेरे पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स नहीं और एमएससी में भी इकोनो स्टैट और मैथमेटिक्स में मैं स्ट्रगलिंग स्टूडेंट रहा। लेकिन थ्योरी के सब्जेक्ट्स में मैंने मेहनत की, मैंने नोट्स बनाए। आफ्टर दैट एमफिल मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। मेरी वहाँ भी टीचर्स की मेहनत, मैं बताना भूल गया, एमएससी इकोनॉमिक्स में मैंने बहाउद्दीन ज़करिया से की। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे टीचर्स, मेरे मोहसिन, डॉक्टर ज़ाहिद फरीदी साहब, इमरान शरीफ साहब, डॉक्टर रमज़ान साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत से पढ़ाया। वहाँ पे कोशिश की मैंने कि जितना मैं अपने आप को इकोनॉमिक्स में इम्प्रूव कर सकूँ। देन मैंने एमफिल में एडमिशन लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जाने का एक मकसद ये था कि मेरा एडमिशन बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी 2 सेकंड डिवीज़न मेरिट क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जाना बैड लक, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलना और गुड लक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एडमिशन मिलना रहा। लेकिन ये है कि जब आप एक चीज़ को बैड लक कह रहे होते हैं ना कि जी यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं, असल मैटर करती है कि आप मेहनत कितनी करते हैं। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ गई, आप उसे गोल्ड मेडलिस्ट कह लें, आप फर्स्ट पोजीशन कह लें। लेकिन बात ध्यान में रखें कि मैंने मैट्रिक में 3 सप्लियाँ थी मेरे पास ना मैथमेटिक्स है, ना मुझे स्टैटिस्टिक्स आज भी नहीं आती, इकोनो मुझे आज भी नहीं आती। आफ्टर दैट अभी मैं एमफिल का फर्स्ट सेमेस्टर कर रहा था। मेरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पहली सिलेक्शन हुई। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स, ऑल पंजाब में 3rd आया और रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम में आफ्टर सिलेक्शन 23 सीट्स थी पूरे पंजाब की, तो 15th नंबर सीट मुझे मिल गई। मैं मियाँ वाली में पोस्ट हो गया। मीनवाइल मेरी 6 महीने के अंदर ही दूसरी सिलेक्शन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल पाकिस्तान फर्स्ट, वहाँ पे सिलेक्शन हो गई और मैं इस्लामाबाद ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा पीएचडी में रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मैंने ये सेकंड जॉब भी रिज़ाइन की और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अगेन अप्लाई किया। 2012 में मेरी वहाँ सिलेक्शन हो गई और जो 2012 का बैच था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, और कादरपुरा व मुल्तान मेरी ट्रांसफ़र आई 4 साल एंड वहाँ से फिर मैंने अपना सफ़र का आगाज़ किया पीएचडी का, जो कि 2014 से स्टार्ट है और बस ऑलमोस्ट एंड होने वाली है आपकी दुआओं से। लेकिन 2016 और 15 के अंदर दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आया असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब गवर्नमेंट में। मैंने रिटन टेस्ट में ऑल पंजाब 5th पोजीशन ली। इंटरव्यू में बैड लक हो जाती है,
अल्लाह ताला ने रिस्क नहीं लिखा था, लेकिन जस्ट 3 मंथ्स के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक सिंगल सीट आई, ऑल पाकिस्तान मेरिट की सीट। फिर मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली और मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए फ़र्स्ट पोजीशन लेके इस्लामाबाद ज्वाइन कर लिया। 2016 से 2020 अब तक मैं इस्लामाबाद में हूँ। अब तक मैंने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट 5 दफ़ा पास किया है। लेकिन कीप इन माइंड मेरी मैट्रिक में 3 सप्लीज़ हैं, मुझे इकोनो नहीं आती, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती। लेकिन जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं उन पे मैंने कोशिश किया है कि मैं ग्रिप कर सकूं, उन चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ। इवन दो कि जॉब आ गई है ठीक है, लेकिन पीएचडी के साथ साथ आपको तमाम सब्जेक्ट्स पे फोकस करना बड़ा मुश्किल काम है। आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एक एरिया स्पेसिफिक हो जाते हैं रिसर्च करते हुए। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद क्या है आपको? स्टूडेंट्स कहते हैं मैट्रिक में तो मेरे मार्क्स ही नहीं है, एफए में मेरे मार्क्स नहीं है, तो बस ठीक है, ये तो बस ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। नहीं, आई थिंक हमारे टीचर कहते थे, शेक्सपियर कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज प्लेस एट द टॉप एंड यू हैव टू स्ट्रगल इट टू अचीव दिस प्लेस। तो अब वो जो बात ये है कि जॉब्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, हम मायूस हो जाते हैं, हम स्ट्रगल करना छोड़ देते हैं। स्ट्रगल नहीं छोड़नी चाहिए, मायूसी कुफ्र है, आपको पता है। आज आप लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ लोग 2 दफ़ा दे चुके होते हैं, कुछ लोग 3 दफ़ा दे चुके होते हैं। गर्ल्स ऐसी होती हैं जो बस मायूस हो जाती हैं और बस ये तो जो है ना आप यहाँ सिफारिश है। मैं एक लोअर मिडल इनकम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। ये जो 4 दफ़ा का जो एग्ज़ाम मैंने, यानी मेरी जो 4 जॉब्स हुई हैं और 5 टाइम्स मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया है, इसमें मेरी कुछ सिफारिश नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों पंजाब का, ये मैं कहीं कोई सिफारिश नहीं चलती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़े से ट्रिक अगर उनको आप फॉलो करें, यू कैन अचीव दिस। मेरी आप वीडियोस देख लें, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स 2 वीडियोस, इंटरनेशनल इकनॉमिक्स 3 लेक्चर्स। हार्डली you can prepare your public service commission exam in 1 month। आपने टाइम देना है, आपने डेडिकेशन देनी है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने 3 टाइम्स टेस्ट दिया, 10 साल से लगे हुए, एंड देन वो 2017 के बैच में सिलेक्ट हो गए। बात है कंसिस्टेंसी की, ऐसे ही गर्ल्स की है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज गर्ल्स नीड जॉब to secure their self and to empower their self। तो आप गर्ल्स, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्ट्रगल करें। ये जो वाइटल मौका आपको 2020 में मिला है, सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं, इसमें बड़ा आपके पास चांस है कि यू कैन अचीव मतलब दिस वाइटल अपॉर्चुनिटी। नाउ कम टू द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम। मैंने अपना जो प्रोफाइल बताई है, इसमें मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमारी 3 सेकेंड डिवीज़न हैं, हमारी 2 सेकेंड डिवीज़न हैं, मैटर नहीं करती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में आपका पेपर, आपका रिटन टेस्ट, आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस मैटर कर रही होती है, और वो मार्क्स इतने डोमिनेट हो जाते हैं कि वो जो आपकी सेकेंड डिवीज़न हैं, 1 2 इवन 3 भी अगर हैं, कोई इशू नहीं, 6 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। आपने जो रिटन टेस्ट के अंदर मार्जिन दे देना है, अगर आप मेहनती हैं, वो जो डिफरेंस होगा वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी कवर नहीं कर सकता। सो द रीज़न इज़ कि आप थोड़ा सा मेहनत करें। MCQs जो आपके हैं वो आप इस तरीके से मतलब उनमें मार्क्स अचीव करने की कोशिश करें। स्पेसिफिकली इकनॉमिक्स के जो हैं एरिया है, उसमें आप कोशिश करें कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें, सो दैट कि यू कैन कम्पीट दोज पीपल जिनकी 4 की 4 फर्स्ट डिव्स हैं, जिनकी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने एम फिल में जिन्हें पोजीशन ली हुई है। मैटर नहीं करता है। आपने बेसिकली ये जो आपके पास पेपर पैटर्न है यहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें आपके पास 100 MCQs हैं, 80 फ्रॉम इकनॉमिक्स एंड 20 जनरल नॉलेज। मैंने कभी जनरल नॉलेज को नहीं देखा, कभी मैंने इंग्लिश का पोर्शन को ख़ास तवज्जो नहीं दी। मेरा फोकस हमेशा इकनॉमिक्स के MCQs रहे, और मेरा टारगेट रहा है कि ये जो 80 मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 80 मार्क्स हैं, तो इसमें मैंने जी 70-75 लेने हैं। और मैंने नेगेटिव मार्किंग को भी कभी जो है मद्देनज़र नहीं रखा।
कि अच्छा जी नेगेटिव मार्किंग है तो मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट ना करूँ, चांस मैंने ज़रूर लिया। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको 4 ऑप्शंस में से कहीं नज़र आता है कि इसमें इन 4 ऑप्शंस में कहीं आप जो है 2 ऑप्शंस में आपको वो है डाउट है कि ये हो या हो, दैन यू कैन टेक द चांस। आप नेगेटिव मार्किंग सोच के 0.25 जो हैं वो मार्क्स मेरे चले जाएंगे, नहीं, आप वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। इफ़ देर इज़ अ 50-50% चांस कि अच्छा जी अगर आपका वो आंसर ठीक हो गया, ए और बी ऑप्शन में आपको डाउट था, तो आप बी को टिक कर दें। कितने मार्क्स आएंगे? आएगा तो 1 आएगा और जाएंगे तो 0.25 जाएंगे, बट 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि यू विल गेट 1 मार्क। सो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप चांस लें। अच्छा, तो नाउ कम टू द पॉइंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। आपके पास 100 MCQs इकोनॉमिक्स से आएंगे। मेजर एरियाज होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, डेवलपमेंट, ट्रेड, मॉनेटरी, पब्लिक फाइनेंस, इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी एंड 1-2 MCQ शायद इस्लामिक इकोनॉमिक्स से कोई आ जाए, मुदारबा, मुशारका, मुराबिया, मॉड्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात। कुछ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग और डिमांड एस्टिमेशन, कैपिटल बजटिंग और रिस्क, इनमें से भी कुछ टॉपिक आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में नज़र आ जाते हैं। सो इससे रिलेटेड मेरे लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। मैंने ये जो यूट्यूब चैनल कह लें इसे, या मेरे पास बेसिकली अपने स्टूडेंट्स को अपनी वीडियोस शो करने का कोई और वे नहीं था, मैं व्हाट्सएप पे सेंड नहीं कर सकता, तो दैट्स वाई मैंने अपलोड कर दिया। और मेरा कोई मकसद नहीं है, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई कमर्शियल मेरा जो मोटिव नहीं था इन वीडियोज़ को अपलोड करने का। तो क्या है कि आपने फोकस करना इन एरियाज़ को। कंटेंट्स मैं अपनी जो इस वीडियो है इसके साथ शेयर कर दूंगा। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पास तो वो कंटेंट्स व्हाट्सएप के ज़रिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो कंटेंट्स मैंने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, ये जो मेरी सिलेक्शन में मुझे जिन्होंने मदद दी, जो तमाम सब्जेक्ट्स के मैंने बनाए हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और वो डिस्क्रिप्शन में मैंने साथ अटैच कर देने, वो कंटेंट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और अगर ना मिले तो आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो नो कम टू द पॉइंट कि हमें जो है वो किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक, मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, तो मैं बात कर रहा था कि अभी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि अच्छा सर कोई एक बुक बता दें जहाँ से पेपर आ जाए। आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, उनकी डिमांड होती है कोई एक ऐसी किताब मिल जाए बस जहाँ से हमारा पेपर हो जाए और हम सिलेक्ट हो जाए, ग्रेड 17 हम बस हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होता, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपने डोगर, भट्टी, कारवान एंड व्हाट्सएवर ये जो बुक्स हैं MCQs की, मैंने कभी यूज़ नहीं की हैं। अब सबसे पहले जो है मास्टर लेवल का जो सिलेबस है सारा नहीं करना, जो कंटेंट्स मैं फॉर एग्जांपल शेयर कर देता हूँ आप उनको प्रिपेयर कर लें। और प्रिपेयर करने का भी ट्रिक क्या है कि आपने पूरा फोकस नहीं करना कि अच्छा जनाब डीपली स्टडी करें, इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। ये जो आपको एफिशिएंट टीचर मार्केट के अंदर नज़र आते हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, फलाने टीचर बहुत अच्छा, फलाने टीचर तो ऐसे ज़बरदस्त पढ़ाता है, क्या आपका ख्याल है कि उनके माइंड के अंदर हर वक्त कंप्लीट थेरीज होती हैं? नहीं, मेरे माइंड में भी नहीं होती। लेकिन मुझे ये पता है कि कंजम्पशन की फॉर एग्जांपल थेरी है ड्यूजनबेरी की, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, तो उसमें से उसने क्या पूछना है? ड्यूजनबेरी, अच्छा जी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस किसने पेश किया, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से ईयर में आई जी, ये पता होना चाहिए। उसने कौन सी कोई बुक लिखी, वो पता होना चाहिए। 3 बातें। अच्छा, मेन वजह क्या बताइए? कंजम्पशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है जी? कंजम्पशन डिपेंड करती है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पे और रैचेट इफेक्ट पे। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है और रैचेट इफेक्ट क्या है? दो लाइन में इनकी डेफिनेशन एंड स्टोरी एंड। आपने इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बजाय इसके क्या पूरी थेरीज करें। वो आपका MSc इकोनॉमिक्स हो गया, वो आपने MPhil भी कर लिए, वो डिटेल जो स्टडी थी वो आपने कर ली, आपने ओवरव्यू लेना है। मैं स्टूडेंट्स को बार बार ये अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो मुझे जानते हैं, मैं कहता हूँ कि बच्चों आप लोग को सब कुछ आना ज़रूरी है, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आना ज़रूरी है, सब कुछ डीपली आना ज़रूरी नहीं है पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो क्या है कि आपको कंजम्पशन की थेरीज पता है जी, 4 हैं या 5 हैं, कहती क्या थी वो आपको पता नहीं चाहिए। कोई इक्वेशन है, कोई बेसिक्स हैं, वो आपको पता चल नहीं है, उसका पता होना ज़रूरी है। मेरी तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस हैं वो ऑलमोस्ट अपलोड हो गई हैं। 2-3 सब्जेक्ट्स रहते हैं वो भी मैं बड़ी जल्दी अपलोड कर दूंगा।
आप जो मेरा वे ऑफ लेक्चर है आप उसको देखें। मैंने किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके नहीं कराया। जहाँ से एमसीक्यूज आते हैं मैंने उन टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं और मैंने अपलोड किए हैं। ये बेसिकली ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये कोई स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए नहीं थे। ये मेरे स्टूडेंट्स के जो लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस में मिस हो जाते थे तो मैं क्या करता था कि मेरे पास कोई वे नहीं था उसको मतलब अपलोड करने का कहीं और, तो मैंने क्या किया कि उसको यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये 8 to 10 वीडियोस हो गई और अभी 5-6 वीडियोस और आ जाएंगी। तो इस तरीके से कंप्लीट एक पब्लिक सर्विस कमीशन का पैकेज आपके पास आ जाएगा। सो मकसद क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, कोर्स कंटेंट देखने हैं, लिस्ट मैंने अपलोड कर देनी है कि अच्छा जी ये मैक्रो के ये सारे के सारे टॉपिक मुझे बेसिक्स इनकी आती है, माइक्रो के ये टॉपिक्स हैं, ट्रेड के ये हैं, मैनेजरियल, मॉनेटरी, पब्लिक फाइनेंस, ये बेसिक्स हैं, ये मुझे आती हैं। देन यू कम टू द एमसीक्यू वाली किताब। देन कोई भी उठा लें, आप भट्टी की उठा लें, आप डोगर की उठा लें, आप कोई भी उठा लें। देन यू जज योर सेल्फ कि अच्छा ये मेरी प्रिपरेशन थी और अब मेरे से एमसीक्यू अटैम्प्ट हो रहे या नहीं हो रहे। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके एमसीक्यूज़ आपसे अटैम्प्ट होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स क्या करती हैं, गर्ल्स क्या करती हैं, फॉर ऑफ एरियाज़ वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किताब मंगवा लेते हैं अपने वाले साहब से और बस उस पर लगे रहते हैं। अच्छा नहीं आंसर आता तो एंड से आंसर देख के वो आंसर 50% गलत होते हैं। जब आप कोर्स कंटेंट कर लेंगे उसके बाद जब आप एमसीक्यूज़ को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये भी पता चलेगा कि बुक वाले ने मिस्टेक की है कि ये आंसर ठीक नहीं है। तो क्या तरीक़ेकार है, सबसे पहले कोर्स कंटेंट को प्रिपेयर करना है। कोर्स कंटेंट को प्रिपेयर करने के बाद आपने जो है एमसीक्यूज़ की कोई भी बुक उठानी है, एमसीक्यूज़ का कोई भी बैंक उठाना है, तो वो जो है ना उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी प्रिपरेशन करवाता हूँ तो मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि मैंने अगर उनको फॉर एग्जांपल मैक्रो करवाई है तो मैंने उनको एमसीक्यूज़ का एक टेस्ट दे दिया, उस एरिया से जो एरिया मैंने करवा दिया। स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर एक बात चली गई, अब आपने मेरे से प्रिपरेशन की है या नहीं की है व्हाट्सएवर, आपके पास वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उन वीडियोज़ को देखें, आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आप उन बुक्स से वो कंटेंट्स को रीड करें और उसके बाद वो टेस्ट अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। वो भी मैं अपलोड कर दूंगा किसी सोर्स के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में ऐड हो सकते हैं, तो वो भी मुझे वो इतना ख़ास आइडिया नहीं है ये यूट्यूब का कि डिस्क्रिप्शन में कैसे ऐड होते हैं। और अगर किसी को पता हो, ये मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि ये ऐड कैसे होते हैं, सो दैट कि मैं जितने भी टेस्ट्स हैं और जितने भी ये कॉन्टेंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। सो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आप उसको बहुत बड़ी चीज़ ना बनाएं। ये बहुत कोई डिफ़िकल्ट या नेक्स्ट लेवल की चीज़ नहीं है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट और यू नीड टू बी फोकस्ड, और चीज़ों को आपने क्या करना है, डीपली स्टडी नहीं करना, ओवरव्यू देखें, जहाँ पे ज़रूरत है वो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। और मेरी वीडियोस अगर आप देखें तो मेरा ख्याल एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी, इतनी कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है। 30 मिनट की एक वीडियो है तो टोटल ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 20 वीडियोज़ है, तो 10 आवर्स के अंदर आप कंप्लीट ओवरव्यू ले सकते हैं। आपके पास अभी 1 मंथ है, तो 1 मंथ में आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत है, मैं हाज़िर हूँ। मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर इधर दिया हुआ होगा, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे कोई चार्जेस नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों में से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। तो बात को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले मैं जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा। जनरल नॉलेज के लिए आई विल रिकमेंड कि आप डोगर की कोई बुक ले लें लेटेस्ट, उसमें आप जो है उन चीज़ों को जो जैसे लास्ट टाइम आ गया बर्किना फासो कहाँ पर है 2017 के पेपर में, किसी कंट्री की करेंसी पूछ लेंगे, अच्छा जी, और ये दरियाओं का पूछ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं 2017 का पेपर में बड़ी जल्दी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन उसके अंदर आए हैं मेरे पास पेपर मौजूद है, वो मैं डिस्कशन करूंगा अपने स्टूडेंट्स के साथ, यानी उसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अपलोड करूंगा 2015 के पेपर की भी, 17 के, तो उसकी टेक्निकलिटीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। 17 से बेसिकली ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आना शुरू हैं, तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी होता है कि ये जनरल नॉलेज के 20% का क्या करें। अगर मेरे से पर्सनली पूछें छोड़ दें, आपके पास टाइम ही नहीं है। आप 80 मार्क्स को तो सिक्योर करने की कोशिश करें, और 80 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हैं, उसमें से आप 70 ले लेते हैं, तो यू विल अचीव
अच्छा हाँ, एक बात अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई, और बात ये है कि अच्छा सर कितने मार्क्स वाला पास होता है? देर आर नो पासिंग मार्क्स। मेरिट कैसे बनती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, एक सीट के अगेंस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रफली 5 लोगों को बुलाता है, लेकिन वो 5 नहीं होते, वो तकरीबन 5.5, 5.3, 5.3, 5.5 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अगर 100 सीट्स हैं, तो जब आपका रिटन टेस्ट का रिजल्ट आता है तो 550 ने टेस्ट पास किया होता है, 560, 580 समटाइम जो है ने टेस्ट पास किया होता है। तो आप रेशो निकालें तो आपको पता चलेगा कि 5.2 टू 5.5 वेरी कर रही होती है ये रेशो। तो पासिंग मार्क्स तो कोई ना हुए। 10,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जो टॉप 550 होंगे उनको जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन कॉल कर लेगा इंटरव्यू के लिए। सो बात ये है कि अगर 2017 की बात करूं और 2015 की बात करूं और 2011 की बात करूं, तो अगर एक रफ आइडिया स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए, मैं मोटिवेट करने के लिए बताऊं, तो 53 टू 56 मार्क्स के दरमियान जो है ये टेस्ट जो है, ये थ्रेश होल्ड रहा इसका। तो बॉयज़ के लिए जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा था, और गर्ल्स का जो था वो थोड़ा सा कम था। तो ये 53 टू 55, 56 मार्क्स जो है ना, ये थ्रेश होल्ड है, कट ऑफ होता है, जिससे ऊपर ऊपर वाले रिटन टेस्ट पास हो गए तो वो उसको पास कह रहे हैं। पास नहीं है भाई, पास तो 40% है। जैसे अगर हम बोर्ड्स का, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखें तो बस बात ये है कि वो जो टॉप 550 स्टूडेंट्स थे, अगर 100 सीट्स थी तो वो उनको ले लेते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू के मार्क्स आ जाते हैं, और उसमें अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर फर्दर जो है ना वो बात जो है ना होती है, उसमें आपके डिग्रीज़ के नंबर ऐड होते हैं। लेकिन बात क्या है, 80% मार्क्स जो आपके हैं वो इकोनॉमिक्स में से, और वो मैटर कर रहे होते हैं। जनरल नॉलेज की तैयारी आप देख लें, आखिरी 7 दिनों में कर लें, या अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहें। मैंने इसलिए बताया कि कोई डोगर की बुक ले लें, कोई और बुक आपको मिलती है जनरल नॉलेज की, लेकिन लेटेस्ट देख लें, जिसमें आपके पास पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। तो आप वो किसी बुक से देखें, तो 20 मार्क्स में से आप टारगेट रख लें कि अच्छा जी 10 मार्क्स आपने लेने हैं, आप भी ले लें, 6, 7 भी ले लें, वो आपका बोनस है। और बाकी आगे इकोनॉमिक्स की बात, तो आप 70 ले लें या 60 ले लें, जो भी मार्क्स लेते हैं आप, बस ऐसी बात है, नेगेटिव मार्किंग भी होनी है। टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके 60 मार्क्स आते हैं ना आउट ऑफ 100, आपका रिटन टेस्ट पास है। अगर मैं सिर्फ गारंटी की बात करते हैं तो 60 में आप देखें कि 80 में से आपने कितने मार्क्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल 55, 25 मिस्टेक्स बहुत होती हैं, या चलें 20 मिस्टेक्स और बाकी नेगेटिव मार्किंग में चले गए, और बाकी आपके पास आते हैं जनरल नॉलेज के 20। तो जनरल नॉलेज के 20 जो हैं वो, उसमें से आप 5-6 भी अचीव कर लें, यू कैन अचीव इजीली टारगेट ऑफ 60% मार्क्स। तो इन शॉर्ट जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी लास्ट पे, मेरी प्रोफाइल मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। एकेडमिक प्रोफाइल जो मैंने अभी आपको बताया भी, वो बहुत वीक प्रोफाइल है, लेकिन ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ी, मैंने एक सिलेक्शन पे बस नहीं कर दी। मुझे एक जॉब पसंद नहीं आई, फिर मैंने दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, मुझे वो पसंद नहीं आई, मैंने पीएचडी करनी थी, फिर रिज़ाइन कर दिया, मैं थर्ड एंड देन फोर्थ। तो ये जो 5 टाइम्स कमीशन को क्लियर करने का जो मेरी अचीवमेंट कह लें आप, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग, मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरी टीचर्स की मेहनत, थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन, ये कंसिस्टेंसी से अचीव हुआ। आप लोग को मैंने कुछ सजेशंस दी हैं सब्जेक्ट के हवाले से। आप सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स करें, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, अपने टाइम टेबल को डिस्ट्रीब्यूट करें, 3 डेज़ 4 डेज़ मैक्रो हो गई, और इसी तरीके से ये टोटल जो 30 डेज़ है इसको डिवाइड कर दें सब्जेक्ट्स में। आप कंसिस्टेंट होंगे। आप लोग करते क्या हैं, अच्छा जी एक दिन में 1 घंटे में मैक्रो उठा लिया, अच्छा वो समझ नहीं आई, फिर माइक्रो उठा लिया, फिर वो नहीं समझ आ रही, या उस पर दिल भर गया। नहीं, आप 4 डेज़ दें मैक्रो को, 4 डेज़ दें आप माइक्रो को, 3 डेज़ दें आप ट्रेड को, फिर मॉनिटरी को थोड़ा सा टाइम, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दें, तो आपका इजीली टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात हो रही थी मेरी एकेडमिक प्रोफाइल की, मैं शेयर करता हूँ, एंड देन फिर आपसे 1 मिनट बात करूँगा और फिर इस वीडियो का इख्तिताम करें।
तो बात यह है कि मुझे ये जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ इसमें कैमरा चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो मैं थोड़ा सा इधर से आपको दिखा देता हूँ। ये नज़र तो आपको रिवर्स में आएगी, बट यू कैन सी इट, यू कैन जज इट कि मैट्रिक में 52%, एफ में 58%, BA में 71%, MSc में 73, MPhil में 79 एंड PhD में अभी तक पता नहीं है, कंटिन्यू है, इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो बात का इख्तिताम, सारी बातें तकरीबन मैंने आपको बता दी हैं। मेहनत करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें और वालिदैन की दुआएं लें। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने आपका रिस्क एजुकेशन की फील्ड में इस नोबल प्रोफेशन में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आपका रिस्क इधर लिखा है तो आपको कहीं और जॉब मिल जाए। देर हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको जो है ना ये जॉब ना मिले। कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को, और मायूसी जो है ना वो नहीं होनी चाहिए कि मैं इस दफ़ा सिलेक्ट नहीं हुआ तो बस जो है ना मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। नहीं, तो मेरी आप सबके लिए बड़ी नेक, आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो कामयाब करे, और मेरे लिए भी आपने दुआ करनी है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो कुछ ना करें, कोई लाइक कोई सब्सक्राइब का बटन ना दबाएं, सिर्फ मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।